नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट पर, मौलिक अधिकार पर। इस वीडियो में इस तरह से बताएंगे कि कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। इसके बाद में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी भी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया है। ये मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले 7 थे, अब एक को हटा दिया गया है, अब बचे हैं 6 मौलिक अधिकार और ये संविधान में भाग 3 में दिया गया है। एक फैक्ट इसके लिए और याद रखें, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे कि बहुत सारे आर्टिकल हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं, उसी प्रकार से मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में बताया गया है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में बताया गया है। और उसके बाद में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक बताया गया है। और चौथा मौलिक अधिकार हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दिया गया है। पांचवा मौलिक अधिकार हमारा संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। यह आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। और लास्ट में हमारा छठा मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ये 6 मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है। उनमें सब अलग अलग आर्टिकल में दिए गए हैं। वो सारे आर्टिकल के बारे में आज हम एक एक करके बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये है हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। यह आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में बताया गया है। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता। राज्य के किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के सामने भेदभाव नहीं करेगा। सभी नागरिक कानून की नज़र में समान हैं। यानी हर एक नागरिक को, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। यदि एक आम नागरिक और एक बड़ा नेता दोनों एक ही अपराध करते हैं तो दोनों पर निष्पक्ष रूप से एक ही कानून लागू होगा। अब हमारा अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 15। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्मजाति के आधार पर भेदभाव निषेध है। यहाँ पर 5 चीजें बताई गई हैं। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान। इन 5 चीजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस आर्टिकल 15 में इसे सब आर्टिकल में बांटा गया है। अनुच्छेद 15 के 1 में और अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर जैसे दुकानों, होटलों, कुआं, कहीं पर भी प्रवेश पर भेदभाव निषेध है। मतलब प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15(3) में कहा गया है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कल्याणकारी प्रावधान बनाने का अधिकार है। मतलब 15 के 3 में कह रहा है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है। आर्टिकल 15 के 4 और 15 के 5 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान व शैक्षणिक आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 15 के 6 में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसे EWS कहते हैं, के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। यानी जो अभी ये जल्दी में ही कानून आया था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण कहीं भी किसी भी नौकरी में दिया जाएगा। तो
तो ये आर्टिकल 15 के 6 के तहत दिया जाता है कि किसी भी होटल, मॉल या रेस्टोरेंट में किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म या कपड़ों के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता है। हमारा अगला मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। सभी को सरकारी नौकरी में समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। जैसे यूपीएससी या एसएससी के परीक्षा में भारत का कोई भी योग्य नागरिक निष्पक्ष रूप से आवेदन कर सकता है और पेपर दे सकता है, यानी किसी भी सरकारी नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे सब आर्टिकल में भी बांटा गया है। जैसे 16 के 1 और 16 के 2 में कहा गया है सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलने चाहिए, और 16 के 4 में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 16 में कह दिया गया सरकारी नौकरी में समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, लेकिन उसी में सब आर्टिकल में जोड़ दिया गया 16 के 4 में कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो उन्हें विशेष आरक्षण देकर आगे समानता तक पहुंचाया जाए। 16 का 6 ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, यानी कि 16 में बता दिया गया कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए उनको सब आर्टिकल में सही तरीके से लिख दिया गया कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर सार्वजनिक नल से पानी लेने या मंदिर में जाने से रोकने पर गैर कानूनी अपराध माना जाएगा। किसी भी रूप में छुआछूत का आचरण करना कानूनन एक दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। सर नाइटहुड, राय बहादुर जैसे राजा महाराजाओं के लिए विशेष उपाधि लगाई जाती थी। आर्टिकल 18 में कहा गया कि कोई भी अपने नाम के आगे या नाम के पीछे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है, लेकिन इसमें कुछ नीचे एक प्रावधान किया गया, अपवाद के रूप में कह सकते हो कि उसे नीचे यह प्रावधान कर दिया गया कि सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान, यानी सेनाओं को और शिक्षा में जो लोग हैं उनको छूट दी गई कि ये लोग उपाधि लगा सकते हैं। जैसे शिक्षा में क्या हुआ, कोई पीएचडी कर लिया तो वो डॉक्टर की उपाधि लगा सकता है, कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर अपने नाम के आगे लिख सकता है। ऐसे ही सेना में हुआ कि कर्नल, ब्रिगेडियर जैसे लोग हैं ये भी अपने नाम के आगे इस उपाधि को लगा सकते हैं। 18 के 2 और 4 में बताया गया है कि भारतीय नागरिक बिना राष्ट्रपति के अनुमति के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि या उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। अगर कोई उपाधि तुम ब्रिटेन, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहीं भी मिलती है तो वो स्वीकार नहीं करोगे जब तक आप अपने भारत के राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ले लेते। अगर भारत का राष्ट्रपति अनुमति दे रहा है तभी उस उपाधि को स्वीकार कर सकते हो। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सारी उपाधियां नहीं हैं। इन्हें नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यह एक सम्मान है। ये थे हमारे 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अब उसके बाद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की अभिव्यक्तियां और स्वतंत्रताएं बताई गईं। आर्टिकल 19(1) के ए में कहा गया है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आपको बोलने की और अपनी बातें रखने की पूरी तरह स्वतंत्र हो। ये जो मीडिया पर लोग बोल रहे हैं किसी के बारे में, किसी की भी तरह का बातें कर रहे हैं, तो ये अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी और बोलने के अधिकार के तहत ही बोल रहे हैं।
सोशल मीडिया पर अपना विचार व्यक्त करना, शांतिपूर्वक किसी का विरोध करना, जैसे कि अभी दिल्ली में हुआ, शांतिपूर्वक सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सारे करने की स्वतंत्रता है देश। 19(1)(b) में कहा गया है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो। शांतिपूर्ण धरना या जन्म सभा का आयोजन करना, जैसे आप शांतिपूर्वक कहीं भी धरना दे सकते हो, वहाँ पर वायलेंस किसी तरीके से ना हो, तो आप धरना दे सकते, जनसभा बना सकते। आर्टिकल 19(1) के सी में कहा गया है, संघ, संगठन या समिति बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जैसे कोई ट्रेड यूनियन, क्लब या सोसाइटी का गठन कर रहा है तो वो कर सकता है, कोई भी संघ बना सकता है, कोई भी संगठन अपना बना सकता है। जैसे मोर्चा दल हुए, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं देश में, इस तरह से कोई भी संगठन बना सकता है, कोई भी समिति बना सकता है, तो ये उसे स्वतंत्रता मिली हुई है। आर्टिकल 19(1) के डी में कहा गया है कि भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में आप स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना रोक टोक के यात्रा करना, देश में कहीं भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप घूम सकते हैं। उसके लिए किसी की अनुमति या किसी से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्टिकल 19(1)(e) के तहत कहा गया है, भारत में कहीं भी बसने का भी स्वतंत्रता है। दिल्ली का नागरिक महाराष्ट्र में घर खरीद रह सकता है। आप यूपी के निवासी हैं तो आप बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी कहीं भी जाकर जमीन खरीदकर आप वहां रह सकते हैं। आर्टिकल 19(1) के जी में कहा गया है, व्यापार या जीविका चुनने की स्वतंत्रता, अपनी पसंद का व्यवसाय या दुकान शुरू कर सकते हैं। यानी आप किसी भी स्टेट में जाकर, कहीं भी जाकर आप अपने मनपसंद कोई भी व्यापार चुन सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(f) में कहा गया है, जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे कि आर्टिकल 19(1)(e) दिया गया है, फिर उसके बाद आर्टिकल 19(1) के जी पर पहुँच जाते हैं। आर्टिकल 19 का 1(f) नहीं था, तो इसका रीज़न है कि पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिनमें आर्टिकल 19(1)(f) में कहा गया था संपत्ति का अधिकार, यानी अपनी संपत्ति पर अपना पूर्ण अधिकार होगा, कोई भी उसे नहीं ले सकता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया। उदाहरण के लिए ले लो कि कोई रेलवे लाइन बन रही है, तो अगर आपकी संपत्ति रास्ते में आ रहा है तो सरकार उसे ले सकती है। इसलिए इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। आर्टिकल 20 में कहा गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि आपके द्वारा कोई अपराध हुआ है तो वो दोष सिद्धि के बारे में जो संरक्षण दिया गया है वो आर्टिकल 20 में बताया गया है। आर्टिकल 20 के 1 में कहा गया है, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, अपराध के समय जो कानून लागू था सजा उसी के तहत मिलेगी। जैसे किसी अपराध के लिए अभी 2 साल की सजा है और 2 साल के बाद कानून में संशोधन करके उसी अपराध के लिए सजा 4 साल बना दी जाए, तो आपको 4 साल की सजा नहीं होगी, होगी 2 ही साल की, क्योंकि वह अपराध उस समय का जोड़ा जाएगा जिस समय यह प्रावधान था कि इस अपराध के लिए 2 साल की सजा होगी। अपराध के समय जो कानून लागू था सजा उसी के तहत मिलेगी। आर्टिकल 20(2) में कहा गया है, दोहरे दंड से संरक्षण, एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जा सकती है। आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया है, आत्म अभिशंसन संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप कोई अपराध किए हैं तो आपको जबरन ये नहीं कहा जा सकता कि अपना अपराध कबूल करो। आर्टिकल 21 में कहा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को उसकी जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें निजता, प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। पुलिस बिना किसी कानूनी अपराध के व्यक्ति की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती।
हमें स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमें अपनी प्राइवेसी का पूर्ण अधिकार है। कोई भी ये नहीं कि हाँ कोई पुलिस आए और आपकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करे, आपकी प्राइवेसी में बाधा डाले। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष का कोई बच्चा है तो उसे शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है और यह 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 22 के 1 में कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण जानने और अपनी मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार है। यदि आपको किसी भी जुल्म के तहत पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपका पूर्ण अधिकार है, पूछ सकते हैं कि आपको किस जुल्म में गिरफ्तार किया जा रहा है और आपको गिरफ्तार करके ले जाया गया है तो अपने मन पसंद जिसको चाहें उसको वकील रख सकते हैं सलाह के लिए। आर्टिकल 22 के 2 में कहा गया है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। आने जाने का समय छोड़कर 24 घंटा लिया जाएगा। आर्टिकल 22 के 4 से लेकर 7 में कहा गया निवारक निरोध शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले अधिकतम 3 महीने तक बिना ट्रायल हिरासत में रखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर शक हो गया कि ये व्यक्ति आगे चलकर कोई अपराध कर सकता है, वो अपराध ना हो उसके पहले ही अधिकतम 3 माह तक बिना किसी ट्रायल कोर्ट के अपने हिरासत में रख सकती है। आर्टिकल 23 से 24 में अब कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का निषेध, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं, इंसानों की खरीद बिक्री, बेगार बिना वेतन का काम कराना मतलब बेगार और जबरन काम कराना दंडनीय अपराध है। अगर हम किसी इंसान की खरीद बिक्री कर रहे हैं, बिना वेतन का काम करा रहे हैं या उसे जबरन काम करा रहे हैं तो ये दंडनीय अपराध है। किसी व्यक्ति को पैसे दिए बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती खेत या कारखाने में काम करवाना अपराध है। आर्टिकल 24 में बताया गया है कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध। इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों, खानों या जोखिम वाले कार्यों में लगाना कानूनी अपराध है। पटाखों, फैक्ट्री, होटल या ढाबे पर 12 साल के बच्चे से काम करवाना सख्त अपराध है। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 में कहा गया है किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का पूरी स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए सिख समुदाय को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों व संस्थानों के प्रबंधन और संपत्ति रखरखाव की स्वतंत्रता है। यदि कोई मंदिर बना है, मस्जिद बना है, उस स्थान के जो संपत्ति है, जमीन है, उसका रखरखाव करने का पूरी स्वतंत्रता है, उस पर कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। आर्टिकल 27 में कहा गया है धार्मिक विकास हेतु एकत्रित धन व आय पर कर से छूट। बहुत सारे मंदिर में डेली लाखों करोड़ों चढ़ावा आ जाते हैं, दान के नाम पर बहुत सारे धन दिए जाते हैं, तो उस धन पर, उस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये किसी भी धर्म में हो सकता है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भी हो। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि सरकारी अनुदान से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा न दिए जाने का प्रावधान। यदि कोई स्कूल ऐसा है जो सरकारी है, जो सरकार चला रही है, तो उस सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में कहा गया है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। नागरिकों को प्रत्येक वर्ग अपने विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है और इसके लिए कोई भी संस्था चला सकता है, कोई भी कमेटी बना सकता है, किसी भी तरह का स्कूल खोल सकता है ताकि वो अपने
लिपि भाषा संस्कृति को जिंदा रख सके, तो ये उसको स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 30 में कहा गया है शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अल्पसंख्यकों का अधिकार। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने चलाने का अधिकार है, उदाहरण के लिए मदरसे या कॉन्वेंट स्कूल। आर्टिकल 32 में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। और ऐसा क्यों बताया है? यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। आर्टिकल 32 में 5 तरह की रिट दी गई हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार पृच्छ। पहली रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस। इसमें बताया गया शरीर को प्रस्तुत किया जाए, मतलब अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होगा। दूसरे में क्या कहा गया है? परमादेश। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना सार्वजनिक कर्तव्य नहीं निभाता है, कोई सरकारी अधिकारी है जैसे पुलिस है, तो वो कहीं पर ड्यूटी उसे लगी है तो वो ड्यूटी पर ना रहकर किसी ढाबे पर या कहीं जाकर बैठा हुआ है, तो उसके लिए परमादेश जारी किया जाएगा कि आप सही तरीके से अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। प्रतिषेध क्या हुआ? रोकना। प्रतिषेध मतलब रोकना या निषेध करना। ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। जैसे कोई हाई कोर्ट है तो उसका एक अधिकार होता है, ऐसे ही यदि सिविल कोर्ट है तो उसका एक अलग अधिकार होता है कि इन मामलों को वो देख सकता है। सुप्रीम कोर्ट हर एक मामले को देख सकता है। अगर कोई भी न्यायालय है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे बता सकता है कि आप अपने अधिकार से बाहर की सुनवाई कर रहे हैं। अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में है पूर्णतया सूचित कीजिए। निचली अदालत से केस को समीक्षा हेतु ऊपरी अदालत में स्थानांतरित करना। यदि कोई केस है जो हाई कोर्ट में है या कोई केस है सिविल कोर्ट में है और वो लंबा खींचे जा रहा है, तो सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट उस मुकदमे को या उस सुनवाई को अपने पास ले सकता है, या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। तो वो आदेश दे सकता है कि इस केस को मेरे पास स्थानांतरित किया जाए। पांचवा रिट अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से? गैर कानूनी तरीके से पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति से जवाब मांगना। यदि कोई गैर कानूनी तरीके से, कोई गलत तरीके से डॉक्यूमेंट लगाकर कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिया, तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट उसे पूछ सकती है, कभी भी जांच कर सकती है उसके पूरे डॉक्यूमेंट का, पूरे सर्टिफिकेट का, कि किस अधिकार से तुम इन नौकरी पाए हो और किस दस्तावेज के तहत कर रहे हो। हमारे मौलिक अधिकार का आर्टिकल 33, 34, 35 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि 32 तक पढ़ाकर छोड़ देते हैं। हमारा मौलिक अधिकार में जो 33, 34, 35 में जो बताया गया है उसके बारे में बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं। तो आर्टिकल 33 में कहा गया सशस्त्र बलों आदि के अधिकारों का उपरांतरण करने की शक्ति संसद के पास है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सेना, गुप्तचर एजेंसियां जैसे RAIB के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को मर्यादित या सीमित करे ताकि अनुशासन बना रहे। अब तक जो भी मौलिक अधिकार बताया गया है इसमें कहा गया है हम भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी तरह से मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिया गया है आर्टिकल 33 में कि जैसे पुलिस हुई, सेना हुई, कोई गुप्तचर एजेंसियां हुई, उनके मौलिक अधिकार को हम सीमित कर सकते हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे, अनुशासन बना रहे। जैसे कि कोई गुप्तचर एजेंसियां हैं, उसके किसी कैंडिडेट को किसी काम पर लगाया गया तो उसे उतने समय के लिए घर जाने से मना कर दिया जाता है, तो एक तौर पर उसका मौलिक अधिकार का हनन हुआ। लेकिन इसमें बताया गया है कि वो देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, तो इसमें स्पष्ट लिखा गया गुप्तचर एजेंसियां जो हैं, पुलिस, सेना, इनको अगर कभी किसी काम से रोक लिया गया, नहीं जाने दिया गया, तो सुरक्षा के तहत रोका जा सकता है। सेना के जवान अगर ऑन ड्यूटी पर हैं तो राजनीतिक संघ नहीं बना सकते और ना ही हड़ताल कर सकते हैं।
34 में कहा गया है, सेना विधि लागू होने पर मौलिक अधिकारों निर्बंधन। जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसद अधिकारियों के कृत्यों को वैधता दे सकती है और नागरिकों के अधिकार सीमित कर सकती है। जैसे अब तक हम पढ़ते आए हैं सारे मौलिक अधिकार में कि हम कहीं भी कोई भी संगठन बना सकते, कहीं भी घूम सकते, कहीं भी धरना दे सकते हैं। अगर मार्शल लॉ लगा है किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आप कोई भी धरना नहीं दे सकते, कोई भी मीटिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार को थोड़ा सीमित कर दिया जाता है देश की सुरक्षा के लिए। भारी उपद्रव या युद्ध की स्थिति में सैन्य प्रशासन द्वारा लगाया गया मार्शल लॉ। आर्टिकल 35 में कहा गया है, इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए विधान, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने और उनके उल्लंघन पर सजा तय करने का कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं। यदि कोई मौलिक अधिकार है उसे प्रभावी बनाने के लिए, मतलब उसे और मजबूत बनाने के लिए, और यह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर सजा तय करने का ये कार्य केवल संसद के पास है। इस पर राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता कोई कानून। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम या बाल श्रम निवारण अधिनियम संसद द्वारा ही पूरे देश के लिए बनाया गया। तो ये रहे हमारे 12 से 35 तक के मौलिक अधिकार। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।